सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड की मेरी पहली संध्या। डैन्यूब सावा नदी से होकर एक यात्रा पर जाने के बाद वापस बेलग्रेड के डाउनटाउन के नेस मिहाइलो स्ट्रीट पहुंचा हूं मैं। यह बेलग्रेड की सांस्कृतिक स्ट्रीट है। गाड़ियों पर रोक लगी हुई, मात्र पैदल चलने वालों के लिए एक स्ट्रीट। लोग यहाँ स्ट्रीट पर जमा होते हैं, उत्सव में भाग लेते हैं, कलाओं के आनंद उठाते हैं या फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं। प्रकाश स्तंभों पर उगे हुए फूलों के पौधे, न जाने किस ओर जाते हुए लोग, बहुत ही खूबसूरती के साथ की गई प्रकाश की व्यवस्था, हर कोने पर बैठे संगीत की धारा बहाने वाले कलाकार। लोग भरे हुए हैं इस स्ट्रीट पर। स्ट्रीट की सीमाओं पर विशाल इमारतें, उनके रूप और प्रकाश के फैलाव मिलकर स्ट्रीट का नजारा बहुत ही नजाकत वाला बन रहा है। प्रत्येक दिन त्योहार मनाने वाले मंदिर के मैदान जैसा है नेस मिहाइलो स्ट्रीट। हर तरफ लोग हैं यहाँ, प्रेमियों के जोड़े, बच्चों के साथ निकले दंपति, वृद्ध लोग आदि। ऐसा लगता है जैसे चींटियों की तरह ये लोग किसी और जगह को लक्ष्य करके जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्रेनाइट बिछाई गई स्ट्रीट। प्रकाश स्तंभों पर फूलों के पौधे खिले हुए हैं। आड़े तिरछे खींचे गए बिजली के तार नहीं हैं यहाँ। कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। वो सब इस स्ट्रीट में भी होंगे, लेकिन वो सब कहाँ से निकलते हैं इसकी जानकारी नहीं लग पा रही है। यह है शहरी नियोजन की कुशलता। रास्ते के बियर गार्डनों में लोग भर गए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों के बैठकर भोजन कर सकने की सुविधाओं वाले सांस्कृतिक भोजनालय। मैं चलकर रिपब्लिक चौक पहुंचा। राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय थिएटर आदि प्रकाश में नहाए खड़े हैं। इस इमारत की 6ठी मंजिल पर स्थित होटल में मैं ठहरा हुआ हूं। यह है राष्ट्रीय संग्रहालय। रिपब्लिक चौक का एक मुख्य इमारत राष्ट्रीय संग्रहालय है। उसके सामने प्रिंस मिहाइलो स्मारक। एक दूसरी सीमा पर राष्ट्रीय थिएटर स्थित है। उन सबके विशाल आंगन है रिपब्लिक स्क्वायर। चौक की तरफ आने वाली अनेकों सड़कें हैं। मैंने होटल लौटने का निर्णय लिया। समय अभी रात के 10 से ऊपर हो चुका है। अब आराम करता हूं। लिफ्ट से होकर 6ठी मंजिल के होटल पहुंचा। रात के 11 बजे तक ही रिसेप्शन पर कोई होता है। मुझे पिन नंबर दे रखा है। देर से पहुंचे तो उसके उपयोग से मुख्य दरवाजा खोले जा सकते हैं। अभी 11 नहीं बजा है, इसलिए रिसेप्शनिस्ट यहाँ बैठी हुई हैं। मैं कमरे की ओर चला। इस प्रकार से पहला दिन पूरा हुआ। दूसरे दिन सुबह नहाकर तैयार होकर नीचे की मंजिल पर पहुंचा। होटल के सामने की स्ट्रीट पर बियर गार्डन है। वो खुले हुए हैं, लेकिन अंदर लोग बहुत कम हैं। इस इमारत की 6ठी मंजिल पर मैं ठहरा हुआ हूं। अभी अच्छी धूप फैली हुई है। पत्थर बिछे आंगन धूप में चमक रहे हैं। लोग घरों से और अपार्टमेंट से निकलने लगे हैं। ठहरने के होटल में नाश्ता नहीं मिलता है। होटल के नीचे की इस इमारत में एक बेकरी है। होटल में रहने वाले अधिकांश लोग यहीं से भोजन खरीदते हैं। जूस, सैंडविच, विभिन्न प्रकार के केक आदि मिलते हैं। मैंने भी वहां से नाश्ता खरीदा। सैंडविच, मफिन और जूस। प्रिंस मिहाइलो की मूर्ति के नीचे पत्थर की एक सीढ़ी पर बैठकर मैंने वह खाया। ऐसे बैठे रहते चौक पर इधर उधर लोगों के छोटे गुट एकत्रित हुए देखा गया। यह एक विचित्र और मजेदार बात है। एक अलग प्रकार के पर्यटन कार्यक्रम। हर दिन छाता पकड़े हुए एक गाइड यहाँ आकर खड़ा होता है। लोग चाहे तो उसके साथ लग सकते हैं। छाता है गाइड की निशानी। मुफ्त में नगर के नज़ारों की ओर की सवारी गाइड ऑफर करता है। गाइड के साथ नगर के नज़ारों की ओर जा सकते हैं। इतिहास, कहानी आदि सब गाइड समझाता जाएगा। 2-3 घंटे की यात्रा समाप्त करके लौटने पर पर्यटन पसंद आया हो तो गाइड को टिप दे सकते हैं।
एक गाइड यहाँ से करीब 40 लोगों को अपने साथ ले जाता है। एक पर्यटक यदि गाइड को $2 भी टिप के रूप में दे दें तो गाइड के हाथ एक अच्छी रकम लग जाती है। मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। उस ओर के लिए कोई बस नहीं मिली। अंत में टैक्सी करने का सोचा। एक टैक्सी में सवार हुआ। रिपब्लिक चौक से करीब 2 किलोमीटर मात्र दूर है रेलवे स्टेशन। पैदल चलकर जाने जितनी दूरी ही है, लेकिन सुबह उतना समय खर्च नहीं करने का सोचा मैंने। अच्छी धूप फैली हुई है। कल की एक यात्रा की टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। यहाँ ट्रेन की यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। मोंटेनीग्रो के बार नामक शहर की ओर की टिकट लेनी है मुझे। कल की यात्रा की टिकट रेलवे स्टेशन जाकर ही बुक किया जा सकता है। इंटरनेट से जानकारी मिली है कि सुबह 8 बजे टिकट काउंटर खुलेगी। टिकट मिलने पर ही कल की मेरी यात्रा मेरी पद्धति के अनुसार हो पाएगी। कल रात को ठहरने का कमरा बार शहर में बुक करवा चुका हूँ। ट्रेन टिकट नहीं मिली तो मेरी सारी पद्धति चौपट हो जाएगी। कल रात से मुझे मोंटेनीग्रो के नज़ारों की ओर जाना है। कल पूरा दिन ट्रेन यात्रा में बीत जाएगा। सड़क पर काम चल रहा है, इसलिए टैक्सी घूमकर दूसरे रास्ते से जा रही है। ये रेलवे स्टेशन है। इसका नाम बेलग्रेड मेन रेलवे स्टेशन है। उसके आगे मैं टैक्सी से उतरा। टैक्सी वाला किराया लेकर चला गया। समय अभी 10:15 हुआ है। यहाँ स्टेशन में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। टिकट काउंटर खुली हुई है। उसके सामने 1-2 लोग खड़े हैं। यहाँ लोगों की भीड़ नहीं होने का एक कारण है। यह मेन रेलवे स्टेशन अभी पूरी तरह से कार्यरत नहीं है। यहाँ पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। अभी यहाँ केवल टिकट बुकिंग ही होती है। सारी ट्रेन सिटी के बाहर की किसी स्टेशन से ही रवाना होती है। काउंटर खुली हुई है। मैं काउंटर पर पहुंचा। मैंने बार नगर की ओर कल सुबह जाने की गाड़ी की टिकट मांगी। सुबह 9:20 पर जाने वाली एक ट्रेन की टिकट मिली मुझे। मैं रेलवे स्टेशन के आगे की ओर निकला। पहले मुझे सेन सावा मंदिर जाना है। ये पैदल चलकर जाने वाले पर्यटक हैं। पैदल जाने की दूरी ही है तो भी मैंने एक टैक्सी करने का निर्णय लिया। जितना हो सकता है उतना समय बचाना है। रेलवे स्टेशन के सामने से टैक्सी में रवाना हुआ। कार में प्रवेश करने से पहले ड्राइवर से थोड़ी बहस करनी पड़ी थी। टैक्सी वाले ने किराए के रूप में 400 दीनार की मांग की थी। 2 किलोमीटर से कम दूरी तक जाने का किराया है वह। कल बेलग्रेड से मोंटेनीग्रो तक की 12 घंटे की यात्रा के लिए किराया केवल 350 दीनार ही है। यहाँ 2 घंटे के लिए टैक्सी का किराया 400 दीनार। टैक्सी वाला एक चालबाज निकला। सेन सावा मंदिर के सामने मुझे उतारकर 400 दीनार किराया लेकर वह चला गया। यह सेन सावा टेम्पल है। इसे टेम्पल कहते हैं तो भी वास्तव में यह एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, एक विशाल गिरजाघर। इसके पीछे एक विचित्र कहानी है। यह शताब्दियों पुराना गिरजाघर नहीं है। अभी भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है इसका। 1 शताब्दी पहले इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो था, लेकिन वह आज भी पूरा नहीं हो पाया है। गिरजाघर के चारों ओर एक उद्यान है। मैं उस ओर चला। गिरजाघर के सामने सेन सावा की एक प्रतिमा। यहाँ सेन सावा टेम्पल के सामने का चौक है। यह है सेन सावा टेम्पल के सामने की तरफ का नज़ारा। फव्वारे आदि के साथ खूबसूरती से बनाई गई जगह। ये 24 मंजिली इमारत की जितनी ऊंचाई वाला गिरजाघर है। दुनिया के बड़े ऑर्थोडॉक्स गिरजाघरों में से एक। गिरजाघर के ऊपर के ताज का भार 4000 टन है। इस प्रकार के अनेकों बातें हैं तो भी इसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 2 बाल्कन युद्ध, 2 विश्व युद्ध, नागरिक दंगे,
नाटो, बम्बारी आदि सब गिरजाघर के निर्माण में बाधा डालते रहे थे। यह 10,800 लोगों के अपने अंदर समा सकने की क्षमता वाला गिरजाघर है। सर्बो बाइजेंटीन, नियो बाइजेंटीन स्थापत्य शैली को जोड़कर इसका निर्माण किया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि इसका निर्माण कार्य पूरा होते ही ये बेलग्रेड के सबसे बड़ा निशान होगा। मैं गिरजाघर के नीचे की ओर चला। बहुत ही विशाल चर्च। नीचे खड़े लोगों के रूपों के साथ तुलना करें तो उसकी विशालता समझी जा सकती है। बेलग्रेड पहुंचने वाले पर्यटक सुबह अपना पर्यटन सेंट सावा टेम्पल से ही शुरू करते हैं। अनेकों पर्यटक सुबह से ही वहां पहुंचे हुए हैं। मंदिर कहकर संबोधन करते समय पहले यह ध्यान में नहीं आता है कि यह एक गिरजाघर है। सैकड़ों की संख्या में लोग सेंट सावा टेम्पल के अंदर की ओर बहते से जा रहे हैं। यह गिरजाघर का अभी खुला हुआ दरवाज़ा है। वास्तव में अंदर की ओर का मुख्य दरवाज़ा यह नहीं है। मैं अंदर की ओर चला। पहले एक अपूर्ण हॉल के अंदर पहुंचे जाते हैं। वहां ईसा मसीह, कुमारी मरियम, अन्य पुण्यात्मा आदि के चित्र लगे हुए हैं। अंदर काम चल रहे होने के कारण ही शायद इन्हें यहाँ खड़े रखे हुए हैं। युवक, वृद्ध आदि सब लोग प्रत्येक चित्र के सामने पहुंचकर माथे पर क्रॉस बनाकर प्रार्थना कर रहे हैं। 12वीं 11वीं शताब्दी में जीवित रहे सर्बिया के आध्यात्मिक नेता थे सेंट सावा। उनके भौतिक अवशेष को 16वीं शताब्दी में ओटोमन तुर्कियों ने जला दिए थे। यहाँ एक तहखाने के अंदर की ओर जाने की सीढ़ियां हैं। यह गिरजाघर का मुख्य हॉल है। वहां निर्माण कार्य जारी है। अभी तहखाने के अंदर की ओर आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। मैं भी उसके अंदर उतरा। इस भाग को क्रिप्ट कहते हैं। भूमि के नीचे के इस तहखाने का निर्माण करीब करीब पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट, मार्बल आदि से बनाया गया एक खूबसूरत दुनिया है यह। यहाँ एक बड़ा हॉल है। अभी सामूहिक प्रार्थना आदि यहीं आयोजित किए जाते हैं। चमकता हुआ एक शानदार हॉल। यह हॉल हमें यह सूचना दे रहा है कि ऊपर के हॉल का निर्माण कार्य पूरा होते ही वो कैसे दिखाई देगा। भित्ति चित्र, बहुत ही सुंदर प्रकाश की व्यवस्था, फर्श पर भी आकर्षक चित्रकारिता। इसका निर्माण कार्य पूरा होते ही यह दुनिया के ही सबसे उल्लेखनीय गिरजाघरों में से एक होगा। इस हॉल से कहीं अधिक बड़ा है ऊपर निर्माण कार्य अभी भी चलने वाला हॉल। इसी रूप में ही उसका निर्माण होने के कारण ही इतने साल बीत जाने के बाद भी उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इस हॉल के जैसे ही उसका भी निर्माण कार्य पूरा होने पर कितना अद्भुतदायक होगा उसका नज़ारा, यह सोचने वाली बात है। अनेकों भित्ति चित्र केवल दीवारों पर ही नहीं, छत पर भी वो बने हुए हैं। प्रत्येक भित्ति चित्र की पूर्णता उल्लेखनीय है। चित्र, सजावट आदि ऑर्थोडॉक्स शैली के हैं। जहां भित्ति चित्र नहीं है वहां सोने से सजा रखे हैं। सोने के पतले परतें लगा रखे हैं। अनेकों काल से अनेकों वास्तुकारों के द्वारा ही इस प्रकार बनाया जा सका है। इस देवालय के निर्माण का एक लंबा इतिहास है। सर्बियन ऑर्थोडॉक्स सभा संस्थापक सेंट सावा के लिए एक उचित स्मारक के रूप में यहाँ एक देवालय का निर्माण करने के बारे में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में निर्णय लिया गया था। सर्बिया के राजकुमार रहे सावा बाद में सन्यासी और सर्बियन ऑर्थोडॉक्स सभा के पहले आर्च बिशप बने थे। सर्बिया में अपना वर्चस्व कायम करने वाले ओटोमन तुर्कियों के विरोध में सेंट सावा के चित्रों को हाथों में लिए लोगों के जुलूस में सड़कों पर निकलने के कारण ही उनके भौतिक अवशेष तक को जला देने के लिए ओटोमन शासक सिनान पाशा ने फरमान जारी किए थे। उस प्रकार सेंट सावा के भौतिक अवशेष आग में जला दिए गए। उसके 300 वर्ष बाद ही उस जगह पर इस प्रकार के देवालय के निर्माण का निर्णय लिया गया था। 1895 में था वह निर्णय। उसके बाद भी गिरजाघर के निर्माण कार्य के आरंभ होने में 10 साल और लगे।
तब तक पहला बाल्कन युद्ध और तुरंत बाद दूसरा बाल्कन युद्ध आ पहुंचे। निर्माण फिर से शुरू करने के बारे में सोचते ही पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के बाद 1926 में गिरजाघर की रूपरेखा तैयार हुई। उसके बाद भी अनेकों वर्ष बीत गए। बाद में 10 मई 1935 को निर्माण कार्य आरंभ हुआ। दीवारें 11 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के समय दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ। बेलग्रेड पर वर्चस्व जमाने वाली जर्मन सेना ने बिना छत की दीवारों के बीच की जगह को सैनिकों के वाहन को खड़ी करने की जगह के रूप में उपयोग किए। उसके बाद सोवियत रेड आर्मी और यूगोस्लावियन पीपल्स आर्मी ने इसी काम के लिए उस जगह के उपयोग किए थे। सैनिकों के चले जाने के बाद कई कंपनियों ने अपने सामान को सुरक्षित रखने की जगह के रूप में गिरजाघर की दीवारों के बीच की जगह के उपयोग किए। तब तक इस निर्मिती के वास्तविक लक्ष्य को सब लोग भूल गए थे। समीप के प्रदेश के बच्चों की खेलने की जगह हुआ करती थी। बाद में यह जगह उन लोगों ने उसे प्राचीन काल में तबाह किए हुए किसी किले का अवशेष समझा था। निर्माण के रुकने के 41 वर्ष बाद 1985 में गिरजाघर का निर्माण फिर से शुरू किया गया। वह काम आज भी चल रहा है। अब इसके अधिक नज़ारे बाकी नहीं बचे हैं। ऊपर की मंजिल पर काम चल रहा है। चमकाने के और पेंटिंग के काम चल रहे हैं। गिरजाघर के अंदर से मैं बाहर निकला। मेरे बाहर निकलते समय भी अंदर की ओर लोगों का बहाव जारी था। यह सेन सावा टेम्पल के सामने का भाग नहीं है, उत्तर की तरफ का आंगन है। गिरजाघर का मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ है। सामने की तरफ एक उद्यान, फव्वारा आदि है। ठीक सामने की तरफ हरे रंग के छत वाली एक इमारत नजर आ रही है। वह यहाँ का एक प्रमुख भवन है। सुबह ही सेन सावा टेम्पल का पूरा प्रदेश लोगों से भर गया है। पर्यटक हैं सारे। छोटे गुट में लोग टूर गाइडों के साथ आते जा रहे हैं। सामने दिखने वाली यह इमारत सर्बिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय है। गिरजाघर के सामने के उद्यान की एक तरफ स्थित है वह। 1832 में इस पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। देश के सबसे पुराना पुस्तकालय है यह। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अच्छी क्षति पहुंची इमारत को 2007 से लेकर 7 वर्षों में इस प्रकार पुनर्निर्मित किए थे। उसके आगे भी एक फव्वारा है। साधारण पुस्तक और हस्तलिपियों के अलावा 70 विभागों में स्कैन किए हुए 12 लाख पृष्ठ यहाँ के डिजिटल लाइब्रेरी में होना यहाँ की एक अन्य सविशेषता है। सेन सावा टेम्पल का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही ये पूरा प्रदेश एक बड़ा पर्यटन केंद्र में तब्दील हो जाएगा। अभी भी अनेकों पर्यटक यहाँ आते हैं। उपहारों की ये दुकानें उसका सबूत हैं। हर किसी को आकर्षित करने वाले अनेकों वस्तुओं को सजा रखी दुकानें, फव्वारे और उद्यानों के साथ एक खूबसूरत क्षेत्र है यह। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की गाड़ियों को खड़ी करने की जगह हुआ करती थी यह। नासियों के द्वारा जर्मनी से लाए गए ट्रक्स, हथियारबंद वाहन आदि दूसरे प्रदेश की ओर ले जाने के निर्देश मिलने की प्रतीक्षा में यहाँ पड़े रहते थे। ये सेन सावा टेम्पल की ओर जाने का मुख्य मार्ग है। एक पर्वत के समान विशाल गिरजाघर, उसके ऊपर के क्रॉस की ऊंचाई 12 मीटर है। चर्च के नीचे की तरफ चींटियों के समान लोग। सेन सावा के शिल्प के समीप से होकर मैं बाहर की ओर चला। तब भी चर्च के अंदर की ओर लोगों का प्रवाह जारी है। चर्च के उत्तर की तरफ की स्ट्रीट है यह। उसके किनारे पर पुरानी इमारतें 50 से 100 वर्ष पहले निर्मित हैं। वो सारे लगता है कि वो सब थोड़ी जर्जर अवस्था की हो गई हैं। अब मुझे स्लैविया स्क्वायर नामक चौक की तरफ जाना है।
नक्शे में दिखा है कि सेटोक सेव नामक सड़क से होकर जाने पर स्लेविया चौक पहुंच सकते हैं। मैंने रास्ता ढूंढ लिया। सेटोक सेव मार्ग से होकर चल रहा हूं। स्लेविया चौक से ट्रैम, बस आदि मिलती है। आगे के नज़ारे की ओर जाने के लिए उनमें से किसी एक में सवार होता हूं। छाया फैली हुई उस रास्ते से होकर मैं आगे की ओर चला।